हाय एवरीवन, इट्स बीन अ बिजी वीक फॉर मी। तो इसलिए यार थोड़ी अपलोड्स में थोड़ी देरी हो रही है इंटरव्यूज़ की वजह से। बट आज मैं आपके लिए दो सरप्राइजेज़ लाया हूँ। दो नई चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं कोड लिटिल और कोड डिगर के साथ मिलके। तो यार उन चीज़ों पे डिस्कस मैं वीडियो के एंड में करूँगा। तुम्हारे फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। अगर फीडबैक अच्छा होता है तभी वो दोनों आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। अगर फीडबैक अच्छा नहीं होता तो यार फिर वो आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। तो यार इट्स नेसेसरी कि यार वो वाला पार्ट सभी लोग देखें, उन पॉइंट्स को समझें और उसके बाद ही अपना डिसीज़न ले और हमें अच्छा सा फीडबैक दे। यार जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा टर्नरी सर्च के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यार हमने बाइनरी सर्च करा था लास्ट, हम फिर आज टर्नरी सर्च पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को टर्नरी सर्च के बारे में नहीं पता और जिनको पता है वो भी बहुत रेयरली ही यूज़ करते हैं टर्नरी सर्च। टर्नरी सर्च का मेजर यूज़ होता है यार यूनिमॉडल फंक्शंस के अंदर। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जो मैंने बाइनरी सर्च की वीडियो में बताया था। जैसे कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो और मोनोटोनिक हो, यानी कि अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज ही करता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज ही करता जा रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करने वाले फंक्शन को हम मोनोटोनिक कहते हैं। तो अगर हमारा ऐसा कोई फंक्शन है या हमारा कोई एक सॉर्टेड एरे है तो उसमें हम टर्नरी सर्च काफ़ी आराम से लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं? जैसे बाइनरी सर्च में हम एक मिडल निकालते थे और अपने प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड करते थे। तो टर्नरी सर्च में नाम में ही पता लग रहा है तीन। तो इसमें हम तीन हिस्से में अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मिड वन, दूसरा होता है मिड टू। तो ये मिड वन और मिड टू इस पूरे प्रॉब्लम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जैसे बाइनरी सर्च की हम बात करें उसी तरह हम टर्नरी सर्च अगर लगाएं तो अगर हमारा मिड वन क्या होगा, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी वो प्लस टोटल लेंथ का वन थर्ड हिस्सा, ये हमारा मिड वन होगा। तो स्टार्टिंग लेंथ प्लस टोटल लेंथ का वन थर्ड हिस्सा। मिड टू क्या होगा हमारा, टोटल लेंथ का ये वन थर्ड हिस्सा क्या है हमारा, ये मिड टू है। तो आर में से अगर हम ये वन थर्ड माइनस करेंगे तो आर हमारे यहाँ था, तो हमारे को मिड टू ऐसे आ जाएगा। तो हमने दो पॉइंट निकाल लिए, मिड वन और मिड टू। तो हम सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि कोई एलिमेंट अगर हमें ढूंढना है या फिर कुछ भी हमें ढूंढना है, वो अगर मिड वन पे है या फिर मिड टू पे है। दोनों कंडीशन अलग अलग चेक होगी। अगर मिड वन पे है तो मिड वन रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली, अगर मिड टू पे है तो मिड टू डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। लेकिन मान लो अगर ये दोनों ही केस नहीं होता है तो क्या केसेस बनते हैं? तो हमारा मान लो हमें x ढूंढना है कि x हमें इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर ढूंढना है कि कहाँ पे है। तो हमने देखा क्या हमारा x मिड टू से बड़ा है। अगर हमारा x मिड टू से बड़ा है तो हमें मिड टू से पहले वाले ये जितने पार्ट थे, ये टू थर्ड पार्ट था, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस छोटे वाले पार्ट में देखेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम साइज एकदम से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, यानी कि बाइनरी सर्च से भी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है ये। जब हमारा प्रॉब्लम का हिस्सा यहाँ पे इस पार्ट में है, अगर हमारा x मिड वन से छोटा है तो हमारा ये टू और थर्ड पार्ट जो है ये पूरा इग्नोर हो जाएगा और हम सिर्फ इसी एरिया में ढूंढेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फेल कर जाती है कि ये इससे छोटा नहीं है और ये इससे बड़ा नहीं है, तो हमें पता है ये बीच वाले हिस्से में होगा। तो वही तीनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नीचे एलोबरेट कर रखी है, इसको देख लेना। ये तो सिंपल टर्नरी सर्च की बात हुई, इसमें ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो मेरे यही रिकमेंडेशन होगा, कभी भी फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो हमेशा गो विद बाइनरी सर्च। इट इजी टू इम्प्लीमेंट और उसमें काम करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा वेराइटीज़ में हम लगा सकते हैं। टर्नरी सर्च में थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मोनोटॉनिक के लिए तो हमने देख लिया कि यार टर्नरी सर्च ऐसे लगता है, लेकिन मोनोटॉनिक के लिए हमें पता है बाइनरी सर्च इज़ द बेस्ट और हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो फिर हम टर्नरी सर्च यूज़ क्यों करते हैं? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने टर्नरी सर्च जैसी चीज़ निकाली जब हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी सर्च था? तो मेन यूज़ होता है टर्नरी सर्च का फॉर यूनी मॉडल फंक्शन। अब यूनी मॉडल फंक्शन क्या होते हैं कि मान लो मैंने ये दो कर्व तुम्हें दिखाए हैं, तो इस कर्व में तुम्हारा एक ही मैक्सिमा पॉइंट है, यानी कि लोकल मैक्सिमा तुम्हारा एक ही है। लेकिन इस वाले कर्व में तुम्हारे मैक्सिमा पॉइंट कितने हैं? दो। तो दो मैक्सिमा पॉइंट वाले को बाय मॉडल फंक्शन कहते हैं, एक वाले को यूनी मॉडल कहते हैं। तो यूनी मॉडल में यानी कि जब एक ही तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट हो तो उस केस में हम ये मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट, लेकिन दोनों एक ही होने चाहिए, तो ऐसे केस में हम मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट टर्नरी सर्च के हेल्प से बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। बाइनरी सर्च को इस केस में हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। बाइनरी सर्च को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो पार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कभी भी यूनी मॉडल का फंक्शन आए तुम्हारा, उसमें तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा सॉल्व करना हो तो हमेशा गो विद टर्नरी सर्च। अब यूनी मॉडल में यार अगर तुम्हारा एक ही मैक्सिमा पॉइंट है तो क्या होगा, तुम्हारा एक साइड से फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और दूसरी साइड से फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और ये
हमेशा होगा और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे हमारा मैक्सिमा प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए टर्नरी सर्च कैसे लगाते हैं। तो मान लो मेरा ये मैक्सिमा पॉइंट मेरे को ढूंढना है, मेरे को पता है कि मेरे को मैक्सिमम ढूंढना है और मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से है। तो मैंने दो पॉइंट निकाले मिड वन और मिड टू इस रेंज में। अब मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को मैक्सिमा ढूंढना है। तो मैंने कहा कि यार अगर मेरा मिड वन मिड टू से छोटा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट छोटा है मिड टू से, तो यार मेरे को अगर बड़ा वाला पॉइंट ढूंढना है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से छोटा है, मैं मैक्सिमम ढूंढने निकला हूँ, तो इस बात की तो मेरे को श्योरिटी है कि मिड वन से जितने भी ये पहले वाले पॉइंट्स हैं ये तो मेरे ऑब्वियसली बड़ा पॉइंट कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम मिड वन के ज़्यादा बड़ा ही हो सकता है, क्योंकि मिड वन से ज़्यादा बड़ा है मिड टू। यानी कि मिड वन के आगे हम चलते जाएंगे तो हमारा कुछ मिड टू पॉइंट आएगा, वो अगर ज़्यादा हाइट पे है तो यानी कि मैक्सिमा भी कहीं उसके पास ही होगा या फिर वही मैक्सिमा होगा। मिड वन से पहले वाले तो पक्का मैक्सिमा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा फंक्शन यूनी मॉडल था, यानी कि हमारा मैक्सिमा किसी एक ही रीजन में लाए कर सकता है। तो अगर यार मिड वन से आगे जाने पे हमारा पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मिड टू हमारा बड़ा है, यानी कि हमें एक मैक्सिमम पॉइंट मिड वन से मिल रहा है, तो हमारा मैक्सिमा भी कहीं इधर ही लाए करेगा इस 2 और 3 रीजन में, कभी भी वो फर्स्ट रीजन में लाए नहीं करेगा। तो इस केस में हम एल को अपने अपडेट करके मिड वन प्लस वन कर देंगे। और मान लो हमारा मिड वन अगर बड़ा होता है मिड टू से, तो हमने यही सेम चीज़ अप्लाई कर दी कि आर को हम मिड टू माइनस वन कर देंगे। ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे हमारा मिड वन और मिड टू हमेशा इक्वल हो जाएगा, और वो हमेशा मैक्सिमा वाली कंडीशन आएगी। क्योंकि जब तक वो कंडीशन नहीं आएगी हम अपने प्रॉब्लम साइज को डिक्रीज करते रहेंगे और रेंज क्लोज कहाँ पे होगी, जब हमारा मिड वन इक्वल्स टू मिड टू हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। यही सेम चीज़ मैक्सिमा में भी होगा और मिनिमा में भी होगा, यानी कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा कौन से पॉइंट पे मिलता है, जब मिड वन इक्वल्स टू मिड टू हो जाए। अगर हम मिनिमा में सर्च करें तो यार मिनिमा में कंडीशन बस थोड़ी सी उल्टी हो जाती है कि अगर मिनिमम ढूंढना है तो अगर मेरा मिड वन छोटा है मिड टू से, तो हमारी ये जो टू और फर्स्ट साइड है ये प्रेफरेबल होगी, हम इसको रख लेंगे और इस थर्ड साइड को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि मिड वन हमारा छोटा है तो मैक्स मिनिमा हमें किसी इसी रीजन में मिलेगा। इसके आगे पे जाने पे तो यार हमारा पॉइंट बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होगा तो यार हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहीं पे मिनिमम नहीं मिलेगा, तो इस थर्ड रीजन को इग्नोर कर देंगे। जस्ट अपोजिट टू मैक्सिमा वाला केस जो हमने देखा उसका जस्ट अपोजिट होगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया मैक्सिमा और मिनिमा कैसे ढूंढते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके ऐसे होते हैं जिसमें यार हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ में काम करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा हमें फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ चाहिए होता है, और उसमें कुछ प्रिसीजन लिखी होती है प्रॉब्लम के अंदर कि हमें इतनी प्रिसीजन चाहिए। तो प्रिसीजन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिड वन इक्वल्स टू मिड टू होने का वेट नहीं करते, हम उससे पहले ही लूप को ब्रेक कर देते हैं। लूप को हम ब्रेक ऐसे डिस्टेंस पे करते हैं कि हम उसको आराम से आइटरेट करें, तब भी हमारा टाइम लिमिटेड एक्सीडेड ना आ जाए, और मिड वन और मिड टू के बीच में इतना ही डिफरेंस हो, मतलब जो कांस्टेंट टाइम में हम आराम से देख सकें। जब ये कांस्टेंट टाइम में हम आराम से देख सकते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, मिड वन से लेके मिड टू तक आइटरेट करेंगे, और जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी या फिर जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना होगा वो हम निकाल देंगे। जब हम इसका प्रॉब्लम पार्ट देखेंगे आज का, तो वो चीज़ सीख लेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या कंडीशन होगी हमारा मिड मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने की। तो यार हमारा प्रॉब्लम हमेशा टर्नरी सर्च में 1/3 होता है, बाइनरी सर्च में 1/2 होता था। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्नरी सर्च की कंपेयर टू बाइनरी सर्च ज़्यादा होती है। मान लो 2/3 पार्ट होता है, हमेशा 2/3 पार्ट हमारा बच जाता है प्रॉब्लम का, और हम इसमें आइटरेट करते हैं मिड वन से लेके मिड टू तक, और वो आइटरेशन हमारी 200 होती है। तो कंपेयर टू हमारा जो सॉल्यूशन आता है उसकी प्रिसीजन क्या होती है, तो उसकी प्रिसीजन 2/3 की पावर 200 होती है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रिसीजन हमें मिल जाती है डेसिमल पॉइंट के बीच में, क्योंकि हमने उसके बीच के सारे वैल्यूज़ देख लिए हैं, तो कोई भी वैल्यू हमसे इग्नोर नहीं होगी। हर एक वैल्यू के लिए हम अलग से आंसर निकाल रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट में निकालने मुश्किल होते हैं कंपेयर टू इंटीजर, इसलिए हमें प्रिसीजन बढ़ाने के लिए इसको आइटरेट करना ज़रूरी है।
और जिस हिसाब से हमें प्रिसीजन चाहिए होता है हम उतनी आइट्रेशन रखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि तुम्हें कैसे डिटरमाइन करना है कि टर्नरी सर्च कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो यार मैंने बताया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो हमेशा गो विद बाइनरी सर्च। लेकिन अगर फंक्शन तुम्हारा यूनी मॉडल हो और तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा की ज़रूरत है तुम्हारे प्रॉब्लम के अंदर, तो हमेशा टर्नरी सर्च को लगाने की सोचो। अब ये चीज़ तुम्हें कैसे पता चलेगी कि प्रॉब्लम तुम्हारी यूनी मॉडल है कि नहीं है? तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी कि बहुत बारी इक्वेशंस बनती है तुम्हारी कुछ, तो इक्वेशन देख के ही पता चल जाता है कि जैसे x तुम्हारा वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, और x को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट पहले बढ़ेगा या घटेगा, या फिर पहले घटेगा या बढ़ेगा। दोनों केस अलग अलग होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। या तो ये होगा या तो ये होगा कि तुम टेस्ट केसेस उसमें जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे तो तुम देखोगे छोटे टेस्ट केसेस के लिए तुम्हारा रिजल्ट बढ़ रहा है, फिर बड़े टेस्ट केसेस के लिए तुम्हारा रिजल्ट घट रहा है, जैसा कि आज की प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं। तो आई होप इतने पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि टर्नरी सर्च क्या होता है और उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक यूज़ इसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए होता है, और कोई जगह पे हम टर्नरी सर्च का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड बाइनरी सर्च से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम टर्नरी सर्च का यूज़ करते हैं। इसलिए हमने ये एल्गोरिदम डिज़ाइन करा है। तो यार फटाफट आज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर अपनी जो दो नए इनोवेटिव आइडियाज़ मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे को ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो यार ये प्रॉब्लम है एजुकेशनल राउंड 88 कोड फोर्सेस का सी मिक्सिंग वाटर। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फॉर्मूला बना के डायरेक्टली सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन अगर हम इसको टर्नरी सर्च से सॉल्व करते तो यार ये काफ़ी ईजिली हो जाता, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, मैथ्स नहीं लगानी पड़ती, और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास एक इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वाटर है, सॉरी दो इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वाटर है। एक हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर h है, एक कोल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर c है। तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर हमेशा h से छोटा ही रहेगा। हम क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हम हमारे पास मान लो कोई एक बकेट है और उसमें हम पहले हॉट वाटर से 1 कप डालते हैं, फिर कोल्ड वाटर से 1 कप डालते हैं, फिर हॉट वाटर से डालते हैं, फिर कोल्ड वाटर से डालते हैं। तो हमेशा हम इसमें ऑल्टरनेटिवली ही वाटर डाल सकते हैं, और स्टार्टिंग हम हमेशा हॉट वाटर से करेंगे। इनिशियली जिस बकेट में हम ये पानी डाल रहे हैं वो बिल्कुल खाली है, यानी कि उसका टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। हम कुछ कप पानी जब डालेंगे तो उस पानी का कुछ टेम्परेचर होगा जो कि नेट टेम्परेचर होगा, जितना हॉट का है प्लस जितना कोल्ड का है, और उन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो नेट टेम्परेचर हमारे बकेट के वाटर का होगा। तो हमारा टास्क क्या है इस प्रॉब्लम में, हमें एक टी टेम्परेचर गिवन होगा, हमें उस बकेट के वाटर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा क्लोज हो सकता है टी के, उसको उतना ज़्यादा क्लोज करना है, और उसको क्लोज टू टी बनाने के लिए हमें कितने कप ऑफ वाटर टोटल लगे, हमें ये चीज़ आउटपुट करनी है इस प्रॉब्लम में। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे तो एक बारी वो खुद से पढ़ सकता है, और फिर भी समझना है तो कमेंट में डाल दे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इसमें हमने कैसे सोचा कि इसमें टर्नरी सर्च लग सकता है। तो यार सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट आएगा जिसमें तुम्हारा डिफरेंस सबसे कम होगा, यानी कि हमें मिनिमा ढूंढना है। पहली बात तो ये। अब हमें ये कैसे पता लगा कि यार ये यूनिमॉडल फंक्शन है, तो इनिशियली मेरा टेम्परेचर कुछ भी नहीं था, यानी कि टी के साथ डिफरेंस लेगा 0 का, यानी कि ये मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। फिर हम उसमें कुछ हॉट वाटर डालेंगे, फिर हम उसमें कुछ कोल्ड वाटर डालेंगे। तो हॉट वाटर जैसा कि मेरा कोल्ड वाटर से बड़ा है अभी, तो मेरा हॉट वाटर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो मेरा टेम्परेचर कुछ राइज होगा धीरे धीरे वाटर का। कोल्ड वाटर से थोड़ा ठंडा तो होगा लेकिन उतना ठंडा नहीं होगा इनिशियली, क्योंकि अभी हॉट वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, और जितना हमने पानी डाला है अभी एवरेज निकालते वक्त, तो टोटल नंबर ऑफ कप्स हमारे कम है, तो एवरेज ज़्यादा डोमिनेट किसकी वजह से करेगा, हॉट वाटर की वजह से करेगा। फिर हम मान लो ये डालते रहते हैं तो एक पॉइंट आता है जब हमारे जो बकेट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जो मिनिमम डिफरेंस हो सकता है हमारे टी के साथ, वो वाली कंडीशन आ जाती है हमारी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम कप में डालते जाएंगे, दोनों कप से हॉट वाटर हमने कुछ x डाला और कोल्ड वाटर हमने कुछ y डाला, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि यार हॉट वाटर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस था और कोल्ड वाटर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो 80 और 30 के बीच का डिफरेंस है 50। तो ये 50 टेम्परेचर ही पानी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, और डिवाइड बाय जितने हमने कप्स लिए हैं उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा कभी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इंक्रीज क्या हो रहा है, बेसिकली जो हम नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर डालते जा रहे हैं और उससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटी अपनी, वैसे वैसे एवरेज वो कम करता जाएगा। तो हमने देखा स्टार्टिंग में हमारा पहले राइज आएगा टेम्परेचर में, वो मिनिमम पॉइंट तक पहुँचेगा, से टी से टेम्परेचर उसका कम होगा, और उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से वो डिक्लाइन करेगा।
एक बारी इंक्लाइन करेगा हमारा टेम्परेचर, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाएगा जैसे जैसे हम ज़्यादा पानी उसमें डालते जाएंगे। तो ये हमारा यूनी मॉडल फंक्शन बन जाएगा। एक ही पॉइंट ऐसा आएगा, कोई एक सर्टेन टेम्परेचर होगा जो टेम्परेचर हमारा टी से काफ़ी क्लोज होगा। उसके बाद में मतलब उससे पहले और उसके बाद में हमारा फंक्शन एक तरफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और दूसरी तरफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर इस पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। तो यार ये चीज़ हमने जब देख ली तो इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं कि कोडिंग पार्ट इसको कैसे करना है। तो यार कोडिंग पार्ट में मैंने सिंपल क्या करा है, एच सी और टी ले लिया कि हॉट वाटर का क्या टेम्परेचर है, कोल्ड वाटर का क्या टेम्परेचर है और हमारा जो गिवन टेम्परेचर है उसका क्या टेम्परेचर है। मैंने एक काउंट 1 बनाया है, एक काउंट 2 बनाया है। टर्नरी का मैंने 2 फंक्शन बनाया है। 2 मैंने क्यों बनाया है, वो 2 मैंने इसलिए बनाया है कि यार मान लो मेरे को कुछ एक्स नंबर ऑफ कप्स चाहिए, कि मैं कहता हूँ एक्स नंबर ऑफ कप्स मेरे हॉट वाटर के हैं और एक्स नंबर ऑफ कप्स मेरे कोल्ड वाटर के हैं। क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डालने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने मान लो एक हॉट वाटर डाला, एक कोल्ड वाटर डाला, फिर हॉट डाला, फिर कोल्ड डाला। तो कंप्लीट ऑल्टरनेट मैंने ऐसे डाले हैं। एक तो ये केस हुआ, और एक केस क्या हो सकता है कि मैंने हॉट वाटर डाला फिर कोल्ड वाटर डाला ही नहीं, या फिर मैंने हॉट डाला फिर मैंने कोल्ड डाला, फिर मैंने हॉट डाला फिर कोल्ड मैंने डाला ही नहीं। तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों की क्वांटिटी सेम हो, या फिर हॉट वाटर की एक ज़्यादा हो कोल्ड वाटर से। तो अगर दोनों की क्वांटिटी सेम होती है तो उस केस में हमारा आइडल आंसर क्या आता है, वो टर्नरी 1 बताएगा। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है तो उस केस में हमारा आइडल पॉइंट कौन सा आता है, वो हमें टर्नरी 2 बताएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना था इस प्रॉब्लम के अंदर। तो अब देखते हैं ये दोनों टर्नरी फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं उस मिनिमम पॉइंट को ढूंढने के लिए। तो मैंने बनाया टर्नरी 1। इसमें मैंने लिमिट पास कर दी कि कितने नंबर ऑफ कप्स मेरे हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन था कि यार हमें 1 कप पानी तो डालना ही पड़ेगा। तो एल मैंने 1 ले लिया था और आर मैंने मैक्सिमम 1/12 ले लिया कि मैक्सिमम रेंज ले लेते हैं, इससे तो छोटा ही कहीं पे मिल जाएगा जो भी हमारा मैक्सिमम रेंज हो सकता था। क्योंकि लॉगरिदमिक है ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ की प्रॉब्लम एल्गोरिदम की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या करा, जब तक L इज़ लेस देन R-2 यानी कि L और R के बीच में जब तक 2 का डिफरेंस है तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। हमने मिड वन निकाला, L इंटू 2 प्लस R/3। ये भी एक तरीका है मिड वन और मिड 2 निकालने का, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ यूज़ करो 10⁻18 की, तो जो तरीका मैंने नोट्स में लिख रखा है वही तरीका यूज़ करना है, इसमें तुम्हारा ओवरफ्लो हो सकता है। मिड 1 निकाला हमने, दूसरी तरीके से हमने मिड 2 निकाला। ये चीज़ देख लेना क्या फॉर्मूला है और ये कैसे काम कर रहा है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। मिड 1 और मिड 2 निकाला, फिर मैंने ये चेक करा num1 फंक्शन मेरा क्या बताएगा। तो num1 मेरा फंक्शन बताएगा क्या मेरा डिफरेंस है। अभी अगर मैं मिड 1 नंबर ऑफ कप्स लेता हूँ तो मेरा डिफरेंस क्या आता है टी टेम्परेचर के साथ, और अगर मैं मिड 2 कप्स लेता हूं तो मेरा क्या डिफरेंस आता है टी टेम्परेचर के साथ, वो num1 फंक्शन बताएगा। तो num1 फंक्शन सिंपली क्या रिटर्न करेगा, डबल, डिफरेंस इन डबल। क्योंकि यार हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम चीज़ें डिवाइड करेंगे। अब चीज़ें डिवाइड कर रहे हैं तो यार वो फ्रैक्शन में आएगा। अगर तुमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया तो तुम्हें वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ये भी हो सकता है कि यार फ्रैक्शनल पार्ट में कोई एक पार्ट छोटा था लेकिन तुमने वो पार्ट कंसीडर नहीं करा क्योंकि तुमने इंटीजर में लिया है। तो इंटीजर में नहीं लेना था, इसमें डबल में काम करना था। अगर तुम फ्लोट में भी काम करते हो तब भी गड़बड़ हो सकती है। तो कहीं भी तुम्हारा डिवीजन आए तो यार हमेशा प्रिसीजन का ध्यान रख के हमेशा डबल या लॉन्ग डबल में ही काम करना चाहिए। तो हमने इसमें एक्स पास करा था num1 में कि मान लो हमारा एक्स नंबर ऑफ कप्स हम लेते हैं। हमारे जो बकेट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो मैंने TH बना लिया, डबल TH। वो होगा x इंटू में H+C। एक्स कप मैंने एच के भी लिए, एक्स कप मैंने सी भी लिया। ये हुआ डिवाइडेड बाय 2x, यानी कि टोटल कितने कप लिए थे, ऐसे मेरा एवरेज आएगा। तो ये मेरा एवरेज टेम्परेचर हुआ और मैंने रिटर्न क्या करा दिया, इस एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस टी के साथ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी। तो num1 फंक्शन क्या कर रहा है, num1 फंक्शन मेरा TH निकाल रहा है कौन से कंडीशन में, जब मेरा नंबर ऑफ कप्स इन H एंड नंबर ऑफ कप्स इन C दोनों इक्वल हैं। तो उस केस में जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर T के साथ, वो मेरा num1 फंक्शन निकाल के दे रहा है। और num2 फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, जब मेरा H कप X है और C कप X-1 है, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा वो num2 फंक्शन निकाल के देगा। तो टर्नरी 1 में हम क्या चेक कर रहे थे कि जब हमारा दोनों सेम होगा तो क्या चीज़ मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर देती है। तो मैंने सिंपल सी बात करी कि num1 अगर मेरा मिड 1 पॉइंट पे, यानी कि अगर मिड 1 कप्स में लेता हूँ, ये मेरा अगर लेस देन इक्वल्स टू मिड 2 कप्स से देता है,
तो यार मेरे को सिंपल सी बात पता है कि मैं मिनिमम ढूंढ रहा हूँ, तो जो भी मेरा बड़ा साइड है उसको इग्नोर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आर को मैंने मिड टू कर दिया कि मिड टू के बाद वाले वैल्यूज़ के मेरे काम के ही नहीं है, जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो मिड वन के तरफ ही लाई करेगी, क्योंकि मिड वन मेरा लेस है। अगर ये कंडीशन फेल कर जाती है तो यानी कि मेरा मिड टू के पास मेरा मिनिमम पड़ेगा, तो मैं मिड वन को इग्नोर कर दूंगा, वही पार्ट जो मैंने पीडीएफ में समझाया था। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा, और जब एल और आर का डिफरेंस 2 से कम हो जाएगा या 2 के इक्वल हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। मैंने एक वैल्यू बना ली डबल नाम करके, 1E9 से इसको इनिशियलाइज कर दिया। लॉन्ग मेरा आंसर क्या आ रहा है इस टर्नरी सर्च से, उसके लिए मैंने एक IDX नाम करके वेरिएबल बना लिया, इसमें मैंने एल अभी रख दिया है। एल जो मेरा इस केस में आएगा, अभी मैंने एल को मान लिया है कि एल मेरा मिनिमम है, कि एल वैल्यू पे मेरे को मिनिमम डिफरेंस मिल रहा है। लेकिन मेरे को प्रिसीजन चाहिए, तो मैंने एल से आर तक आइट्रेट करा। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्या लिखा था, 2 का, तो आइट्रेशन क्या होगी मेरी, कांस्टेंट में। लेकिन अब एल से आर के बीच में जितनी भी वैल्यूज बची होंगी, 2 से ज़्यादा भी रखता, 3 4 भी रखता, तब भी मेरा ये आराम से मिनिमम निकाल के दे देता। जितना ज़्यादा वैल्यू रखता उतनी ज़्यादा प्रिसीजन आती, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट को अब मैं खुद से चेक कर रहा हूँ। तो एल से आर तक मैंने देखा कि वैल्यू अगर मेरी बड़ी है, 1E9 है अभी, और नम वन में मैंने आई पास करा एल, यानी कि एल नंबर ऑफ कप्स से स्टार्ट करूंगा और आर तक मैं जाऊंगा। हर एक नंबर ऑफ कप्स के लिए मैं निकालूंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर वो डिफरेंस मेरा वैल्यू से छोटा है तो आंसर में मैं वो नंबर ऑफ कप्स स्टोर कर दूंगा और वैल्यू में वो वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो ऐसे करके ये मेरा निकाल लेगा कि मिनिमम वैल्यू मेरी कौन से नंबर ऑफ कप्स के लिए आ रही है, और वही मैं रिटर्न कर दूंगा IDX से। सेम तरीके से टर्नरी 2 भी काम करेगा। टर्नरी 1 और टर्नरी 2 में डिफरेंस ये होगा कि इसमें नम 2 का यूज़ करेंगे, उसमें नम 1 का यूज़ करेंगे। नम 1 क्या कर रहा था, जब हमारे नंबर ऑफ कप्स H और C के सेम थे, और नम 2 क्या कर रहा है, जब हमारे नंबर ऑफ कप्स H और C के डिफरेंट है। बाकी दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। एक बार ही हमने काउंट 1 और काउंट 2 से आंसर निकाल लिया कि मतलब काउंट 1 मेरा कब है, जब मेरे दोनों के सेम आ रहे थे, यानी कि मैंने दोनों के नंबर ऑफ कप्स सेम लिए हैं, तो उसमें क्या मेरा डिजायर्ड आंसर है वो काउंट 1 में पड़ा है। जब दोनों के नंबर ऑफ कप्स डिफरेंट है तो उसका डिजायर्ड आंसर क्या है, वो मेरा काउंट 2 में पड़ा है। तो मैंने एक फाइनल कंडीशन और लगा दी कि यार ये दोनों आंसर तो मैंने इंडिपेंडेंटली निकाले हैं, अब इनमें से कौन सा मिनिमम है मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा। तो काउंट 1 मैंने पास करा नम 1 में कि दोनों सेम होते हुए क्या डिफरेंस आ रहा है वो नम 1 निकालेगा, और काउंट 2 मैंने पास करा नम 2 में कि दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले रहा हूं जब नंबर ऑफ कप्स दोनों में डिफरेंट है तो उसमें मेरा क्या आंसर आ रहा है। तो अगर मेरा नम 1 कम आंसर दे रहा है, छोटा आंसर दे रहा है, तो हमेशा काउंट 1 इंटू 2 करने में फ़ायदा है कि मैंने x माना था तो 2x हो जाएगा, x होगा h का और x होगा c का, तो आंसर में काउंट इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन अगर नम 1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम 2 होता है, तो इक्वल्स टू वाले केस में भी हमारा फ़ायदा किस में है, एक कप कम लेने में फ़ायदा है। तो मैं नम 2 के हिसाब से जाना चाहूँगा तो काउंट 2 इंटू 2 माइनस 1 करूँगा। इक्वल टू वाले केस में भी काउंट 1 इंटू 2 कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा है इस काउंट 2 से। तो हमने सिंपली क्या करा, काउंट 2 माइनस 1, कि एक में x है तो दूसरे में x माइनस 1 है, तो टोटल कब कितने हो गए, काउंट 2 इंटू 2 माइनस 1। तो सिंपली इस तरीके से मेरा आंसर निकल जाता है। आई होप ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ आई होगी। कोई डाउट अगर रह जाता है इस प्रॉब्लम में तो यार वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। अब यार जिन आइडियाज़ की मैं बात कर रहा था उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने देखा यार इन दिनों काफ़ी लोगों के अलग अलग तरीके से डाउट आ रहे थे कमेंट सेक्शन में। कुछ बोल रहे थे यार कोर्स के चीज़ों को और आगे बढ़ाओ, कुछ के होते थे यार कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम वो डिस्कस करवाना चाहते थे कि इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम में तुम वीडियो बना दो। जैसे हो गया अग्रेसिव काउ हो गया, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो गया, कोड फोर्सेस का कोई प्रॉब्लम हो गया जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन उनको कहीं पे एडिटोरियल से समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ रहे थे काफ़ी कि स्पेसिफिक किसी एक प्रॉब्लम पे वीडियो बनाओ। तो एक ये क्वेरी थी, और एक तीसरी तरह की क्वेरी ये आ रही थी कि यार जैसे डीबगिंग नहीं आती लोगों को, या फिर जनरल कोई भी डाउट होता है यार किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, तो ये सारे सबलाइम सेटअप कैसे करें, ये सारे जनरल डाउट। तो ये 3 तरह की चीज़ें मैं देख रहा था, फेस कर रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं पहले कौन सा पार्ट करूं। तो मैंने इसके लिए एक आइडिया सोचा यार कि हफ्ते के जो 4 दिन होंगे इनिशियली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो उस दिन मैं हमेशा कोर्स की इसका जितना भी मटेरियल होगा और जितना भी वीडियो मेकिंग होगी ये स्टार्टिंग के 4 दिन में होगा। जितनी वीडियो आनी होगी ये स्टार्टिंग के 4 दिन में आएगी।
फिर हम फ्राइडे और सैटरडे क्या करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे मैं तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स अब तक तुमने रिक्वेस्ट करे होंगे कि उन पे अलग से वीडियो मैं बना दूं, तो फ्राइडे और सैटरडे मैं उन प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करूंगा। दोनों में से किसी एक दिन मैं दो दो तीन तीन करके वो प्रॉब्लम वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा, ताकि वो प्रॉब्लम भी, डाउट भी रिजॉल्व हो जाए। और संडे का दिन रखेंगे हम लाइव का दिन, जहाँ पे तुम्हारे जनरल टॉपिक में डिस्कस कर लूंगा कि जैसे डिबगिंग कैसे करते हैं, सबलाइम कैसे सेटअप करते हैं, और भी जितने प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम संडे के लिए रख लेते हैं। संडे को लाइव कर लिया करेंगे ताकि इंटरेक्शन हो जाए बीच में थोड़ी बहुत हमारी। कोई भी डाउट किसी का और रह जाता है, कोई स्ट्रगल कर रहा हो यार, इंप्रूव ना कर रहा हो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, तो वो सारी चीज़ें हम संडे के दिन डिस्कस कर लेंगे, तो तीनों चीज़ें हमारी साथ साथ कवर हो जाएंगी। तो यार इसको सही से वर्क करवाना हो तो उसके लिए तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है। ये जो प्रॉब्लम वाली पार्ट है जिसमें तुम अपना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे बताना चाहते हो कि भैया आप इस प्रॉब्लम के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दो, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, या फिर जितना भी एडिटोरियल वाला वर्क होगा, तो वो सारी चीज़ें मतलब कहाँ पे तुम्हें भेजनी है। तुम्हें कमेंट सेक्शन में नहीं भेजनी यार, बहुत सारे कमेंट होते हैं, वो मिक्सअप हो जाता है और मैं भूल जाता हूँ। तो मेरे चैनल पे ये डिस्कशन वाली चीज़ बन रखी है, यहाँ पे इसमें डिस्कशन पे क्लिक करना, ये पूरा कॉलम अभी खाली पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अभी कोई भी कॉमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो उसका लिंक तुम यहाँ पे डिस्कशन में डाल देना। मैं स्टार्टिंग से एक एक करके सारी प्रॉब्लम फिर सीरियल वाइज डिस्कस करता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि यार किसी का भी प्रॉब्लम मिस नहीं होगा। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सीक्वेंस में मेरे को सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे अगर, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम मिस नहीं करूँगा और हर एक के ऊपर कोई ना कोई वीडियो किसी ना किसी दिन कवर कर लूँगा। हफ्ते के जो 2 दिन होंगे, फ्राइडे और सैटरडे, उस दिन मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को दे सकता हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ यार, इतना टाइम अवेलेबल है मेरे पास। कोई भी रिक्वेस्ट तुम्हारी तरफ से कि इस पर अलग से बनाओ कोर्स को छोड़ के, कोर्स तो जो चल रहा है यार वो उसी पेज पे चलेगा, और जो रोड मैप मैंने बताया था मैं उसी रोड मैप से करवाऊंगा। बीच के टॉपिक स्किप करके आगे वाला पार्ट कवर मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ये कोर्स को कर रहे हैं। तो यार जो भी तुम्हारी अलग से रिक्वेस्ट होगी किसी वीडियो पे, किसी बहुत बढ़िया एल्गोरिदम पे तुम्हें अलग से सीखना हो, या कोई एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हो जिसका वीडियो एडिटोरियल तुम्हें चाहिए हो, तो उस प्रॉब्लम का लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना, ताकि मैं सीरियल वाइज सबके प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ। तो ये बात थी यार फर्स्ट आइडिया की। अब सेकंड आइडिया की मैं बात करना चाहूँगा। सेकंड आइडिया के लिए यार तुम्हारे रिस्पांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये रिस्पांस फीडबैक फॉर्म डाल दिया है, इसको प्लीज़ सभी लोग ज़रूर भरें। ये आइडिया अब क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा यार बहुत सारे लोग यार मोटिवेटेड नहीं होते, कॉन्टेस्ट देने से डरते हैं, और मतलब थोड़ा यार होता है कि मन नहीं करता कॉन्टेस्ट देने का उतना। नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहना ज़्यादा सही लगता है, लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखना चाहते हो तो यार कॉन्टेस्ट के बिना वो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर तुम कॉन्टेस्ट से भागते हो, जब तक भागोगे भूल जाओ कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। चाहे जितने भी तुम प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर लो, वो बात कभी भी नहीं आएगी जो कॉन्टेस्ट दे के आती है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, कि तुम्हें मज़ा भी आए, हमने एक इनिशिएटिव सोचा है जिसमें हम एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसा कि हम कॉन्टेस्ट तो ऑर्गेनाइज करते हैं हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन अब क्या होगा कि हम जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे इसमें 5 या 6 प्रॉब्लम्स होंगी, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई भी पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो पास प्रॉब्लम से कुछ लोग होता है कि यार कॉन्टेस्ट में चीटिंग भी कर लेते हैं, तो वो चीज़ तो कभी भी प्रॉब्लम में को देख के हो नहीं सकती। तो यार सारी की सारी नई प्रॉब्लम होने वाली है, और ये एक कॉन्टेस्ट होगा प्राइज्ड कॉन्टेस्ट। यानी कि हमने सोचा है कि यार इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी रखेंगे एक, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी हमने 10 रुपीज़ ही सोचा था, क्योंकि 10 रुपीज़ यार कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कोर्सेज़ वगैरह में भी लगा देते हो, तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक कॉन्टेस्ट होगा, उसमें 10 रुपये लगाना मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा बड़ा रिटर्न तुम्हें मिल सकता है इसके बदले। अब रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो जनरली देखा जाए तो कोई भी कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है या प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है यार, जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्राइज़ मिल जाता है और वही सारे जीतते जाते हैं। जो नीचे वाले लेवल के होते हैं उनको कभी मौका नहीं मिलता प्राइज़ जीतने का। लेकिन हमारे कॉन्टेस्ट के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो हमने क्या करा है, हमने रेटिंग वाइज डिवाइड कर दिया है प्राइस को। अब क्या, जैसे कि 1000 रेटिंग से लेके 100 की रेटिंग के अंदर जितने भी लोग आते हैं, वो अगर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, तो इस रेटिंग के अंदर जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज मनी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। वैसा ही इसके अगले रेटिंग के लिए, यानी कि 1100 से लेके 1200 रेटिंग,
इनका एक अपना अलग मैच होगा, यानी कि हर एक रेटिंग के रेंज का अपना एक अलग मैच होगा। तो तुम अगर यार बिगनर भी हो तब भी तुम compete कर सकते हो और जीत सकते हो। अपने बराबर वालों में तुम्हारा मैच होगा, तुम्हारा हाई लेवल बंदों के साथ मैच नहीं होगा। और जो हाई लेवल के बंदे होंगे यार उनका अपने लेवल वाले बंदों के साथ मैच होगा। तो हमने प्राइस का यूँ सोचा है कि ओवरऑल जो फर्स्ट आएगा उसको एक प्राइस मिलेगा, वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होगा। और उसके बाद जितना प्राइस होगा, हमने जितने भी पैसे इकट्ठे करे होंगे यार रजिस्ट्रेशन से, वो सारे पैसे हम प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तुम देख सकते हो कि कितने रजिस्ट्रेशन पेड हुए हैं हमारे कॉन्टेस्ट में और कितना प्राइस हमने किस किस को दिया है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। तो यार बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट वाला आइडिया नहीं है ये तुम्हारे को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। और यार एक चांस है कि यार तुम कॉन्टेस्ट देते देते थोड़े पैसे भी कमा सकते हो सकता है कि यार उतने भी ज़्यादा ना कमा पाओ, लेकिन अगर ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें लोग करते हैं तो इसमें 10 रुपये दे के तुम काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। तो इसको जितना ज़्यादा तुम फैला सकते हो अपने दोस्तों के बीच में इसको फैलाने की कोशिश करो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, 100 या 150 प्लस भी बच्चे होते हैं जो देने के लिए तैयार होते हैं, तो हम ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, वरना तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत होती है। तो अगर ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे ऐसे टाइप के कॉन्टेस्ट को देने में, तभी हम इस कॉन्टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे तुम्हारे लिए। और हमने क्या रखा है कि यार कुछ एक क्वेश्चन आया था किसी एक बच्चे का कि उसकी रेटिंग 700 थी, तो क्या वो एलिजिबल है। तो मैंने कहा, मैंने 1000 से इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि 1000 वाइड हम रेटिंग का करेंगे, लेकिन 1000 से पहले वाले जितने हैं वो सारे भी एप्लीकेबल होंगे। उनके लिए बस ये होगा कि यार 1000 से पहले वाले या जितने भी अनरेटेड अकाउंट्स हैं वो सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज बिगनर वाली कैटेगरी में आएंगे और उनमें जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। अब इसमें चीटिंग ना हो उसके लिए भी हमने कुछ चीज़ें पहले से ही प्लान कर रखी हैं। तो अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। कि जैसे कि तुम सोच रहे होगे बहुत सारे बंदे यार नए नए अकाउंट बना के बिगनर बन के वो प्राइज मनी जीत जाए, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हमने कुछ चेक्स लगा रखे हैं और कुछ कंडीशंस डालेंगे कि ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो, या फिर एप्लीकेबल अगर वो करते भी हैं तो भी बहुत मिनिमल फ़ायदा ही होगा उनको। उससे अच्छा फ़ायदा उनको तभी होगा कि वो अपनी रेटिंग में ही अगर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस फॉर्म को आज जल्द से जल्द भर दो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं यार, इस फॉर्म को ज़रूर भरना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस, ये तुम्हारे लिए हम करवा रहे हैं। तो यार हमें एटलीस्ट फीडबैक तो मिलने ही चाहिए, चाहे नेगेटिव हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा बस ये एक आइडिया है। अगर ये आइडिया तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नो भर दो, लेकिन फॉर्म ज़रूर भरो ताकि हमें एटलीस्ट पता लगे कि मैक्सिमम मेजॉरिटी क्या डिसाइड करना चाह रही है, मतलब मैक्सिमम के हिसाब से ये आइडिया सही है कि नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हम रिकर्जन वगैरह के साथ स्टार्ट करने वाला है। तो यार रिकर्जन थोड़ा टॉपिक पढ़ लेना, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के साथ अब हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है।